हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग। ये जो टॉपिक है इसकी रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। नाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग का मतलब समझाती हूँ। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म में रूटेड है, मतलब उसमें मिली हुई है। ये एक लर्निंग थ्योरी है जो सजेस्ट करती है लर्नर्स के बारे में कि किस तरह लर्नर अपने आप एक्टिवली अपनी नॉलेज को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, यानी वो अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच के, या जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उसके साथ, या अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके। बट मोस्टली कंस्ट्रक्टिविस्ट में बात होती है अपनी खुद के, जिसे कहना चाहिए ना, मतलब जिसे कहना चाहिए थिंकिंग को, नॉलेज को डेवलप करना, अपनी खुद की लर्निंग को डेवलप करना। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फिसाइजेस क्रिएटिंग अ लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट। अगर मैं लर्निंग में बात करूं तो लर्निंग तो आपको समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्नर क्या करते हैं। बट अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो कंस्ट्रक्टिविज्म में फोकस होता है कि जो भी टीचर है वो एक लर्नर सेंटर इन्वायरमेंट क्रिएट करे। क्या करे? लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करे, जिसमें फोकस बच्चे पे हो और बच्चा एक्टिवली एंगेज हो किसमें, नई इंफॉर्मेशन बनाने में और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसको लिंक करने में। तो बच्चे का फोकस होना चाहिए नई इंफॉर्मेशन बिल्ड करने में और एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करने में। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग तो सॉरी ये हो गई। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, मीनिंग एंड प्रिंसिपल समझेंगे। जब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाएगा उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। हेयर आर द मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग। सबसे पहले इस मतलब समझते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग focuses on fostering meaningful learning experiences by allowing students to explore, question and discover concept on their own। अगर हम बार बार कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट में लर्नर अपनी खुद की लर्निंग बनाता है, मीनिंगफुल लर्निंग करता है, तो ऑब्वियसली आप कैसे करोगे? आप उसे रोट लर्निंग से तो ये नहीं सिखा सकते। आप बच्चे को एक्सप्लोर करने देते हो, आप उसे क्वेश्चन समझने देते हो, उसको क्वेश्चन करने देते हो, जो भी फिनोमिना हो रहा है उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जगा के रखते हो, उसको अपने आप कंसेप्ट्स को डिस्कवर करने देते हो। एक साइंस में बच्चे ने कोई फिनोमिना देखा, उसने देखा कि अरे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, खुद समझने की कोशिश करी, वो जो उसका थिंकिंग प्रोसेस चलेगा वो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होगा। ठीक है, और अगर टीचर ऐसा माहौल बच्चे के लिए क्रिएट कर रहा है कि वो एक्सप्लोर करे, क्वेश्चन करे, डिस्कवर करे, तो वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है ना, बच्चे को एनकरेजमेंट मिलती है कि वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेगा, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। कैसे? एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। अगर एक क्लास चल रही है जिसमें टीचर बोले जा रहा है और बच्चा केवल सुने जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है। जब बच्चा खुद भी इन्वॉल्व है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, ये सारी चीजें आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग में आ जाती है। तो ऐसे में ना टीचर का रोल ये नहीं होता कि वो गाइड कर रहे हैं, वो फैसिलिटेटर की तरह वर्क करते हैं। मतलब वो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बता दिया खत्म कर दिया, नहीं, वो क्या करते हैं, बच्चा सपोज अपने आप लर्न कर रहा है, बच्चे का पाथ ये है, बीच बीच में इनपुट दे रहे हैं और उसकी हेल्प कर रहे हैं या उसको गाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके लर्निंग प्रोसेस को, जिससे बच्चे की नॉलेज वो खुद से बिल्ड करे, तो आप उसे सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए। नाउ अगर हम ये आपका मीनिंग हो गया। अब हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या प्रिंसिपल्स हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग की? प्रायर नॉलेज, एक्नॉलेज एंड बिल्ड अपॉन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज अ फाउंडेशन फॉर न्यू लर्निंग। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमेशा, मतलब मैंने क्या, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये बात बोली है कि जो लर्निंग होती है ना बच्चा, लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग हमेशा जो भी होगी, पुरानी जो लर्निंग होगी, बेस के ऊपर नई चीजें बनेंगी। या तो ये चेंज होगा, ये मॉडिफाई होगा, या इसी के साथ आप नई इंफॉर्मेशन को लिंक करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो, मतलब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो भी पुरानी नॉलेज है उसको एक्नॉलेज करना, प्रायर नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, एंड वो एज अ फाउंडेशन सर्व करे नई लर्निंग के लिए। ठीक है, उसके बाद है एक्टिव एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स को एंगेज करना हैंड्स ऑन एक्टिविटी में। अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टीचिंग को एनकरेज करना, तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करवाइए जिससे बच्चा क्या करे, उसको प्रैक्टिकली करके वो चीजें समझ में आए।
ठीक है, आप उसे बता रहे हो 2+2, बट आप उसको अगर किसी किसी कलर या फिर किसी इसकी हेल्प से, किसी स्किन की हेल्प से, मतलब स्किल क्या गई, कोई भी गेम की हेल्प से अगर आप उसे ये सिखाओगे तो शायद उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिस्कशन करना है जिसमें बच्चा भी बोले आप भी बोले, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। इन सब चीजों से एक्टिव लर्निंग यानी कि बच्चा जिसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों डेवलप होती है। फिर आता है स्कैफोल्डिंग, जिसमें क्या होता है ना, आप सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को, जो उनके, देखो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है ना, जब जब जरूरत हो तो जरूर हेल्प कर दो, धीरे धीरे सपोज स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, आप जरूरत सपोर्ट करते रहोगे और जहां जरूरत नहीं होगी हट जाओगे। ठीक है, तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस एज नीडेड टू हेल्प स्टूडेंट मूव फ्रॉम देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ये जरूरी होता है जो हम कहते हैं सपोर्ट और गाइडेंस, जो बच्चे को हेल्प करता है कि वो अपने करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो बेसिक में आपने उनको थोड़ा बहुत बताया, फिर धीरे धीरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, आपने उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ ले गए और बीच बीच में जहां जरूरत थी वहां आपने सपोर्ट कर दी। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है ना, आप स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे सकते हो। जैसे आपने बताया कि बेटा सोचो आप इधर गए, ऐसा ऐसा हुआ, अब आप क्या करोगे। तो ये ऐसा कुछ आंसर नहीं है जो बच्चा बुक में ढूंढेगा, यहाँ बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगा। तो उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप देंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देंगे जिसमें बच्चे को जरूरत होगी एनालाइज करने की, चीजों को सिंथेसाइज करने की और उस नॉलेज को अप्लाई करने की। इसके ऊपर ऑलरेडी एक टॉपिक बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है नॉलेज के बारे में, आप ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर है कोलैबोरेशन। आप बच्चे को कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में उसको एनकरेज करिए, आप ग्रुप प्रोजेक्ट दीजिए, आप साथ में काम करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चा अपने दोस्तों से इंटरैक्ट करे, चीजों के बारे में डिस्कस करे, उसको मजा आए जो भी वो पढ़ रहा है वो समझने में। ठीक है, फिर है रिफ्लेक्शन। ऐसा भी मतलब अपॉर्चुनिटीज दीजिए या ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि बच्चा अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में सोचे, वो देखे कि उसने क्या सीखा, क्या क्या उसको कंक्लूजन मिला, किस तरह से उसको हेल्प हुई। सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स ताकि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर सके एंड अपने थॉट प्रोसेस में उसको बिठा सके। ऑटोनॉमी एंड ओनरशिप। जब आप कंस्ट्रक्टिविस्ट बार बार बोलते हैं तो एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे बच्चे की ओनरशिप होती है लर्निंग पे। आपने उसको एक चैप्टर पढ़ाया, पूरा का पूरा पढ़ा के दे दिया, कह दिया कल इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी और लर्न करके आना, कुछ और नहीं बताया, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, तो वो ओनरशिप नहीं होगी। आपने बच्चे को कहा बेटा ये टॉपिक है, इसके बारे में ढूंढ के लाना, मुझे बताना क्या सीखा, थोड़ा बहुत ओनरशिप दे दी उसकी लर्निंग की आपने। ठीक है, तो इससे एक ऑटोनॉमी और एक ओनरशिप आती है बच्चे के अंदर, जिससे बच्चा अपने डिसीजंस ले पाता है, गोल सेट कर पाता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड एनकरेज देम टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हेन कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग। आप बच्चों को अलग अलग व्यू पॉइंट्स से एक्सपोज कराओगे, उनको एनकरेज करोगे कि देखो बेटा ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, आपका सोचने का नजरिया ये है, मेरा सोचने का नजरिया ये है, दूसरे बच्चे का सोचने का नजरिया ये है। उससे क्या होता है ना, बच्चे को अलग अलग आइडिया से वो एक्सपोज होता है, वरना उसका एक ही सोचने का तरीका होता है, जो टीचर कह रहा है वो सही है, नहीं ये नहीं करना है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है जब उसको लगता है कि टीचर जो कह रहा है लेकिन क्यों कह रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीजें, ये सब इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं। नाउ ये तो हो गया एक। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग की, कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, ऐसा पढ़ाने का तरीका है जिसमें हमारा फोकस होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस पे, कि बच्चे साथ में मिलके काम करेंगे, वो जो भी चीजें सीखेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस जनरेट होगा, साथ में काम करके वो चीजें सीखेंगे। जहां पे बच्चा ग्रुप्स में काम करता है या फिर 2 के ग्रुप्स में या बड़े ग्रुप्स में, ताकि वो कॉमन गोल्स अचीव कर सके। सबका गोल एक ही है, सब साथ में वर्क कर रहे हैं ताकि सब लोग एक गोल की तरफ पहुंचे। ठीक है, ये इस आइडिया पे बेस्ड है दैट सोशल इंटरेक्शन एंड पीयर कोलैबोरेशन एनहांस लर्निंग आउटकम एंड कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। आप खुद ही काम कह सकते हैं, देखो क्लास में एक बार बच्चे को इंडिविजुअली काम दीजिए और आप बोल दीजिए मैं आज 3-3 का ग्रुप बनाऊंगी और सबको एक एक टास्क दूंगी। आप देखिए क्लास में कैसा ड्रास्टिक चेंज आता है। क्यों? बच्चे एक्टिव फॉर्म में आ गए हैं, उनको पता है अरे साथ में मिलकर काम करना, ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत फन हो गया है। सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, बच्चे जो आपस में बातें करते हैं, जो अपने पीयर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उससे उनके लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड वो बच्चे के कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, हियर इज द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग। अब हम समझेंगे मीनिंग और प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव लर्निंग का सबसे जो मीनिंग है बेसिकली ये है कि आप ऐसी क्लासरूम एक्टिविटी फॉर्म कीजिए, ऐसे असाइनमेंट दीजिए जिससे बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब कोलैबोरेशन में काम कर रहा है,
ठीक है, बच्चा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच आप आप एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि होमवर्क करके ला रहा है उसका, वो वाली डिपेंडेंस नहीं, यहाँ पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। स्टूडेंट साथ में काम कर रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, ताकि वो कोई टास्क कंप्लीट कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, अपने नॉलेज एंड स्किल्स को शेयर कर सकें। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये हेल्प करती है बच्चे के टीम वर्क डेवलप करने में, कम्युनिकेशन डेवलप करने में, इंटरपर्सनल स्किल्स बच्चे के डेवलप करने में, बस कैसे साथ में काम करना है टीममेट के साथ, कैसे बात करनी है, कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, और हमें ये सब इसलिए करना है, हम एक गोल की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीजें बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग में सीखता है। अब प्रिंसिपल की बात अगर मैं करूं तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इसको अभी जस्ट डिस्कस करके चुकी हूँ कि ऐसे एक्टिविटीज डिजाइन करिए कि एक बच्चे को दूसरे, मतलब देखो, हर ग्रुप मेंबर, ईच ग्रुप मेंबर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रुप सक्सेस। आप ग्रुप ने आपने ऐसा फॉर्म किया कि चारों के चारों मिलके किसी एक गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, उन्हें रहेगा कि हाँ भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रुप वर्क मतलब ये नहीं कि एक काम कर रहा है बाकी तीन रेस्ट कर रहे हैं, नहीं, सबके सब मिलके एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं, सबको ये फीलिंग आ रही है कि यार हम अगर कर रहे हैं तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, hold each student accountable for their contribution to the group work, ensuring that all members actively participate। आप हर एक बच्चे को अकाउंटेबल ठहराएंगे उसके काम के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स को इस तरह से एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए कि एक बच्चा सबके वो ना ले जाए क्रेडिट, या फिर एक ही बच्चा काम ना करता रहे, बाकी बच्चे मतलब बाकी बच्चे रेस्ट करें, एक बच्चा बेचारा काम करे, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको हर एक बच्चे को अकाउंटेबल ठहराना है, जिम्मेदार ठहराना है कि बेटा आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बताइए आपने क्या किया। इस तरह से आप काम डिवाइड कीजिए। यहाँ पर क्योंकि सब लोग ग्रुप में काम करते हैं तो सबका आपस में इंटरेक्शन होता है। सपोज 4 बच्चे हैं क्लास के जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, आपने ऐसा टास्क दिया कि भाई अब तो बनानी ही पड़ेगी, सो उससे एक डायरेक्ट और मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में, डिस्कशन होता है उनके बीच में, नेगोशिएशन होता है। किसी चीज पे 2 जने नहीं एग्री करेंगे, 2 जने एग्री करेंगे, लेकिन आप मिलके जब उनको समझाएंगे या वो काम करेंगे तो उन्हें करना ही पड़ेगा एग्री। ठीक है, आइडिया एक्सचेंज होते हैं, ये होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। बच्चों के अंदर ना ये स्किल्स डेवलप होते हैं। स्कूल से ही अगर ये स्किल्स डेवलप करते हैं तो बड़े जाके मतलब बड़े होके वो चीज़ें और अच्छी हो जाती है। तो वो आप उनको कोऑपरेटिव स्किल्स सिखा रहे हैं, जैसे कि बेटा एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बच्चों को समहाउ सिखा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप प्रोसेसिंग, आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंसेस बताएं। मतलब बेसिकली एक साथ आप एक बच्चे के बारे में पूछेंगे वो बता देगा। ग्रुप में चीज़ों को डिस्कस करना, ग्रुप में बच्चे को समझाना कि भाई क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके ग्रुप में क्या अच्छाई थी, क्या कमी थी, ये चीज़ें बच्चों की बहुत क्लियर होती है। और जब आप ग्रुपिंग करेंगे ना तो याद रखिएगा हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है। ऐसा ना हो एक ही टैलेंट और स्ट्रेंथ वाले बच्चे आपने एक ग्रुप में डाल दिए। आपको यहाँ पे हेटेरो रखना है, यानी डाइवर्सिटी रखनी है। आप ये इंश्योर करेंगे कि अलग अलग बच्चे इस ग्रुप में होंगे, यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव इस ग्रुप के अंदर होंगे, जो चीज़ों को लर्न करेंगे पीयर इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है नहीं बनती क्लास में एक दूसरे से, लेकिन जब ग्रुप में एक्टिविटी करी, अच्छा कुछ हुआ, समझा तो बन गई, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो एक सपोर्टिव और रेस्पेक्टफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट बिल्ड होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, एंड समहाउ बच्चों को ये भी पता चलता है कि चीज़ों को कैसे शेयर करना है। अब एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि तू मेरा पेन नहीं यूज़ करेगा। उसको भी पता है कि भाई वो फाइल जो है उसमें इसका भी मतलब इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा। तो सारे बच्चे एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, अपने एक्सपर्टीज शेयर करते हैं कि मुझे क्या लगता है सही है, क्या गलत है, मेरे को क्या लगता है, मेरा क्या आइडिया है, हर एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। इन चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द वे टीचर इज हैंडलिंग, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो ये जो टॉपिक है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग, ये कवर कर लिया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को जितनी भी बाकी की वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत थॉरोली चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द वीडियोज़। एंड नहीं मिलती है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।